बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने काउंटिंग मेथड सीख लिया। अब काउंटिंग मेथड्स हमारी हेल्प करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो अब आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी क्या है और इसको हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा, प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांसेस ऑफ ऑकरेंस और not occurrence of an event, chances of occurrence और not occurrence of an event। क्या मतलब कि जैसे हम लोग कहें कि भाई क्लास के बाद जैसी क्लास एंड होगी बारिश के होने के क्या चांसेस हैं। हम लोग उधर बादलों को देखेंगे, मौसम देखेंगे और आप प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई चांसेस हैं 40% के बारिश हो जाएगी। अब ये बारिश के होने के चांसेस थे, ये बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। तो ये भी तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे बारिश के ना होने के चांसेस, तो भाई ना होने के चांसेस कितने होंगे? 60%। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। आपने ये देखना है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, बारिश के होने पर या बारिश के ना होने पर। आपके लिए प्रोबेबिलिटी उसमें बन जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो टीम्स के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा है और हम उस मैच के ऊपर कह रहे हैं कि भाई टीम ए के जीतने के ये चांसेस हैं। सपोज चले पाकिस्तान और इंडिया को लेकर आ जाए। हम लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 55% हैं। औकात में रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के हारने के क्या चांसेस हैं? 45%। अच्छा, इसी का रिवर्स मीनिंग, जब हमने कहा कि भाई पाकिस्तान के जीतने के 55%, इट मींस दैट इंडिया के हारने के 55% चांसेस हैं और इंडिया के जीतने के 45% चांसेस हैं। ऑल राइट। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर जैसे जुआरी बैठ जाते हैं, हम लोग तो चलो पाकिस्तानी है ना, मैंने एग्जाम्पल पाकिस्तान होने के नाते से 55 कर दिया। हालांकि असल सिचुएशन सबको पता होती है कि क्या होता रहता है। चलिए मैंने वैसे 55 कर दिया कि पाकिस्तान के जीतने के चांस थे। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसने पैसा लगाया हुआ है और पाकिस्तान की हार के ऊपर लगाया हुआ है। वो क्या खुश होगा कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? उसका पैसा डूब रहा है। वो अब क्या करेगा? पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान का हारना फेवरेबल इवेंट बनेगा। ऑल राइट। तो बेटा फेवरेबल इवेंट से ये मुराद नहीं है कि इवेंट का अकर होना, इवेंट का अकर ना होना भी फेवरेबल इवेंट बन जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर सब बच्चों को? और जब भी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना हो तो आपने फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, जैसे आप लोग काउंटिंग मेथड में लास्ट के क्वेश्चन में कर रहे होते थे, जब आप न्यूमरेटर फाइंड करते थे ना, काउंटिंग मेथड नंबर ऑफ वेज, वो फेवरेबल आउटकम्स होते थे। फिर आप उसको डिवाइड कर देते थे टोटल आउटकम्स के साथ, तो प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपसे आपके मार्क्स की परसेंटेज पूछ ली जाए, तो आप लोग क्या करते रहते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपके फेवर में तो वही है ना, तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। आप उसको परसेंटेज कहते हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। एनी इशू? गुड। आपको याद होगा आपने पढ़ा था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता था? अ सेट ऑफ all possible outcomes of an event, बेसिकली टोटल आउटकम। उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते थे। सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं उसको एन ऑफ एस से डिनोट करते थे। एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट। तो बेटा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस की आउटकम। अब उसमें उन आउटकम्स में आपका इंटरेस्ट कौन कौन सी आउटकम्स के ऊपर है, उसे हम लोग सेट ए से डिनोट करते हैं, उन फेवरेबल आउटकम्स को, और एन ऑफ ए कह देते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय
N of S। ये चीजें सिर्फ थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, प्रैक्टिकली जब हम लोग कर रहे होते हैं तब हम लोग बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, या तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए आपकी बात ने सच हो जाना है, या फिर आपकी बात ने गलत हो जाना है, झूठ साबित हो जाना है। या तो आप जीत जाएंगे या आप हार जाएंगे, या आप जिंदा रहेंगे या आप मर जाएंगे, या आप पास हो जाएंगे या आप फेल हो जाएंगे। तो हर इवेंट की ना दो ही आउटकम होती है, दो आउटकम मतलब रिजल्ट्स दो होती हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में भाई जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसको आपने डिनोट करना है स्मॉल पी से। लेकिन अगर सक्सेस ना हुई तो फिर फेलियर। ऑलराइट, तो फेलियर की सिचुएशन में उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी सक्सेस के चांसेस 60% है, व्हाट डज इट मीन? क्या आपके फेलियर 40% और फेलियर और सक्सेस को ऐड करो 100%, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 100%। और अगर परसेंटेज का हम लोग ना करें, परसेंटेज में ना बताएं, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के इक्वल होता है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, और अगर ये 1 नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। ये बात समझ आ गई था? तो भाई हम लोग इसे लिख सकते हैं कि P प्लस Q इज इक्वल टू, बेटा यहीं से हमें अगर सपोज Q का पता है तो P फाइंड हो सकता है। कैसे? P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। इसी तरह से अगर हमने Q फाइंड करना है और P पता है तो 1 माइनस P कर दो तो Q की वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड से प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास रेंज होती है, आप जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। प्रोबेबिलिटी कभी 1 को एक्सीड नहीं करती और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में भी नहीं होती, हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होती है। 0 और 1 बहुत कम ऐसी सिचुएशन है कि प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 हो। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो वहां पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ऑलराइट, और अगर कोई 100% कंफर्म इवेंट हो, श्योर इवेंट जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो। अदरवाइज बाकी तमाम इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब आती है जरा प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की तरफ। जैसे बेटा दो टीम्स मैच खेलने के लिए जाएंगी तो पहले टॉस करेंगी। टॉस करने के लिए एक साइड पे होता है हेड, दूसरी साइड पे है टेल। टोटल आउटकम्स कितनी हैं? 2 आउटकम्स इन टोटल, लेकिन उसमें फेवरेबल। अब पाकिस्तानी कैप्टन सपोज के कॉल करने लगा तो वो या तो हेड सिलेक्ट करेगा या टेल सिलेक्ट, दोनों नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा जो चीज ऊपर होगी वो मेरी, वो ये नहीं कहेगा हेड या टेल। तो जैसे ही अभी वो कोइन हवा में होता है ना, वो बोल देता है हेड, मतलब अब उसकी सक्सेस हेड में चली गई है और फेलियर टेल के पास चली गई है। हेड आ गया तो वो जीत गया, फेलियर वो टेल आ गया तो वो हार गया। ऑलराइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी, अब टोटल 2 आउटकम, 2 में से उसकी फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2, 0.5, 50%। तो दूसरे के भी टॉस जीतने या हारने के चांसेस 50% ही होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये वो इवेंट था जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में थी। ये बात क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। हम लोग लूडो खेल रहे हैं, डाइस को रोल किया
टोटल आउटकम कितनी, तो डिनोमिनेटर में 6 चला गया। ओके, अब आपने देखा कि भाई आप कह रहे हो कि यार मुझे 6 आए, मुझे अब हालांकि बाकी नंबर भी तो मौजूद हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्यों, क्योंकि आपकी सारी गीटियां भी अंदर है, आपने गीटी बाहर निकालनी है। तो आप यही कह रहे हैं कि भाई मुझे 6 आएगा तो मैं बाहर मैदान में आऊंगा जंग लड़ने, वरना तो मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ, दूर से बस देखे जा रहा हूँ लोग कैसे खेल रहे हैं। तो 6 के ऊपर आपका सिर्फ अब किसी और नंबर पे नहीं जा रहा आपका इंटरेस्ट। तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 6 में से एक आउटकम है जो आपके फेवर में है, और वो है 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/6, तो 16.67%, 0.1666, 16 पॉइंट। तो हर नंबर के आने के चांसेस यही हैं, क्या ऐसा नहीं है बेटा, 1 के आने के चांसेस भी यही हैं, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, तमाम नंबर के आने के चांसेस इक्वल, तमाम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम हो, ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट, देखो इक्वली लाइकली इवेंट मतलब सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस, 1 के आने के चांसेस भी 1/6, 2 के आने के चांसेस भी 1/6, हेड के आने के चांसेस 1/2, तो टेल के आने के चांसेस भी 1/2, इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे इवेंट को, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनमें ऐसे इवेंट्स जिनमें तमाम आउटकम्स के आने के चांसेस सेम हो, मतलब जिनमें प्रोबेबिलिटीज उनकी इक्वल हो हर इवेंट्स की, उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। अब अगर यहां पर आप लोग देखें, कॉइन के केस में 1/2, डाइस के केस में किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, लेकिन हम लोगों ने एक डाइस को रोल किया तो आपको पता चल गया, एक डाइस को रोल किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, और मैंने कहा इसके ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो डाइस के ऊपर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, हालांकि इवन नंबर तो और भी बहुत से हैं, लेकिन उस सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 है, तो मेरी फेवर में कितने नंबर चले जाएंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/6, 1/2, 0.5 या 50%। ये सारे आंसर बिल्कुल सही है, और ऑप्शन के मुताबिक मैंने अब जाके टिक करना होगा। आई होप कि ये जहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो सके। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ताश के पत्ते, जब उसकी प्रोबेबिलिटीज को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना होता है। तो ये एक किस्म का स्केच इसका बना हुआ है कि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। जब भी कार्ड्स की बात आए, टोटल आउटकम्स 52, कि एक पैक में जिसे डेक ऑफ कार्ड्स कहा जाता है, मतलब कार्ड्स का जो वो एक पैकेट सा बना हुआ होता है उसे कहते रहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। उसमें इन टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, वैसे 54 होते हैं, उसमें 2 जोकर्स शामिल हैं, ठीक है। वो जोकर्स हम लोग ना साइड पे उठा के रख देते हैं। तो जो गेम हम लोग खेल रहे होते हैं ना, वो 52 कार्ड्स के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं। अच्छा, 52 कार्ड्स को ना, ये इंटरनेशनली यही रूल है, मतलब लूडो में भी देखो ना तो 4 कलर ही हैं, और जहां पर भी चले जाओ वही 4 कलर्स हैं। कौन कौन से? रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। अब जहां पर बात करें ना कार्ड्स की, तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं कि सिर्फ हमारे लाहौर में या पाकिस्तान में, नहीं, हर जगह पर जाओ, इवन कि आप जो कोई बैठ के ताश खेलोगे ना तब भी यही है, तो यही रूल्स हैं। क्या किसके सिर्फ 2 ही कलर्स हैं, रेड एंड ब्लैक। भाई बैक साइड किसी भी तरह की हो सकती है, हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड की। बैक साइड पे तो कुछ भी तरह की वो डिजाइनिंग वगैरह करके दे सकते हैं। टोटल इसमें जो कलर्स हैं ना वो सिर्फ 2 हैं, रेड एंड ब्लैक।
और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 52 कार्ड्स की। क्या मतलब 26 रेड है और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे पास। तो अगर आपसे ये कहा जाए, अब प्रोबेबिलिटी भी हम साथ साथ करते जाएंगे। अब अगर आपसे ये कहा जाए फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड a card is drawn, a card मतलब एक कार्ड, a card is drawn at random, find the probability that it's a red card, 50%. रेड कार्ड। तो देखो रेड कार्ड में ये थोड़ी पता है कि रेड कौन सा, तो सारे रेड मेरी फेवर में चले गए। कितने हैं रेड 26, तो 26 बाय 52 ये आंसर हो गया हमारा। ओके 1 बाय 2 0.5 और 50 पर। अब जब मैं आप लोगों से अब जब आंसर पूछूं ना, आपने सिंप्लीफाई करके मुझे नहीं बताना, आपने मुझे टोटल फ्रैक्शन बतानी है, मतलब 26 बाय 52। ओके ब्लैक कार्ड की भी सेम प्रोबेबिलिटी है 26 बाय 52। ऑलराइट, अब रेड कार्ड को भी दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया और ब्लैक को भी दो इक्वल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। तो अगर मैं इन शॉर्ट ये आपसे कहूं कि आपके जो डेक ऑफ कार्ड्स है उसकी 4 टाइप्स हैं, तो मैं गलत नहीं कहूंगा। हाँ ये अलग बात है, 2 का ताल्लुक रेड कलर से है और 2 का ताल्लुक ब्लैक कलर से है। ये बात क्लियर हो गई। इन्हें कहा जाता है सूट ऑफ कार्ड्स, कि टोटल जो कार्ड्स के जो क्लासिफिकेशन हैं वो 4 सूट्स हैं, 4 सूट्स, राइट। अब इसमें देखा जाए तो हर सूट में 13 कार्ड्स हैं, तो 13 into 4 52 कार्ड पूरे हो गए। ये बात क्लियर हो गई। अब रेड की अगर बात करें तो बेटा रेड के अंदर आप लोगों को 2 क्लासिफिकेशन जो मिलेंगे, उनमें एक है आपके पास डायमंड, एक है आपके पास और दूसरा है आपके पास हॉर्न। ऑलराइट, ये 2 क्लासिफिकेशन हमेशा रेड में पाए। मतलब जब आपसे वो बात करे कि भाई अ डायमंड कार्ड, तो आपने ये नहीं सोचना यार रेड है या ब्लैक है, तो वो कंफर्म है कि डायमंड रेड में होता है। इसी तरह से हार्ट भी आपके पास रेड में ही पाया जाता है। जो ब्लैक की क्लासिफिकेशन है उनमें हमारे पास शामिल है स्पेड एंड क्लब, स्पेड कार्ड एंड क्लब। अब जब आपने अपने कार्ड्स देखे हो ना, तो बेटा कार्ड्स के अंदर ना कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हुआ होता। एक तो उनकी कलर और दूसरा डिजाइन, तो वो शेप बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पे शेप बनाई हुई है हम लोगों ने कि अगर वो हार्ट की बात करता है तो ये एक दिल सा बना हुआ होता है रेड कलर। अच्छा ये डिपेंड करता है कि वो दिल 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन दिल नजर आएगा आपको। ये जो इस तरह की शेप बनी हुई होती है ना, इसे कहा जाता है डायमंड। हम लोग इन हरूफ ईंट बोल रहे होते हैं। ओके, तो वो रेड कलर ये हमारे पास आ जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है स्पेड, ये ना पान के पत्ते की तरह से होता है, मतलब दिल का उलट कर दो। ओके, लेकिन ब्लैक से कलर में है। हम लोग इसे कह रहे होते हैं हुक्म, उर्दू में हम लोग इसे कह रहे होते हैं हुक्म का कार्ड। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पेड, स्पेड कार्ड। और दूसरा हमारे पास आता है क्लब, एक चिड़िया सी बनी होती है, चिड़ी कह रहे होते हैं, चिड़िया सी बनी हुई होती है। वह इस तरह की ये शेप्स बनी हुई हो, तो इसे का ऐसे कार्ड को कहा जाता है क्लब कार्ड। ये बात क्लियर हो गई। इस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब पहली लाइन कॉमन आएगी सबके साथ, from a deck of 52 cards, 1 card is drawn at random. Find the probability that it's a spade card. 13 by 52. Okay? It's a diamond card. 13 by 52. It's a black card. 26 by 52. तो आप लोगों ने इस तरह से बी केयरफुल क्या आपसे पूछा था। जहां तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर। बेटा ये 52 के 52 कार्ड्स ही डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, इनमें से कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो एक जैसा हो, सारे के सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं। लेकिन ये जो 13 कार्ड्स हर सूट में मौजूद हैं, ये 13 कार्ड हमारे
पास होते हैं कुछ इस तरह से, ये वाले 13 कार्ड हमारे पास मौजूद होंगे और हर सूट के अंदर यही 13 कार्ड ही पाए जाते हैं। सबसे पहला कार्ड आता है ए, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, कार्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड ए का कार्ड होता है, इसे कहा जाता है एस कार्ड, एक एस कार्ड इसे कहा जाता है एस, इसलिए यहाँ इसको इसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा हुआ होता, इसके ऊपर एस लिखा होता है, ए लिखा हुआ होता है और सिर्फ एक दिल बना हुआ होगा अगर हार्ट का है। डायमंड का है तो एक डायमंड का साइन होगा, एक क्लब का साइन होगा या एक स्पेड का साइन, जोन से सूट में ये अवेलेबल होगा। अब देखो हर सूट के पास एक का कार्ड मौजूद, हर सूट, लेकिन बेटा सारे एक जैसे नहीं है, एक डायमंड का एस है, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का, ओके तो ये डिफरेंट, ये चारों पे डिफरेंट हो जाते हैं जिस सूट में ये जाता है। फिर हमारे पास नंबर शुरू हो जाते हैं, 2 से लेकर 10 तक नंबर चल रहे होते हैं। 2 का कार्ड है तो 2 शेप्स, 2 दिल बने हुए होंगे, 2 डायमंड के साइन होंगे। 3 का कार्ड है तो 3 बने हुए होंगे, 4 का कार्ड है तो 4 साइन होंगे, 10 का कार्ड है तो 10 साइन होंगे, ओके उतनी शेप्स बनी हुई होंगी। 10 लिखा हुआ भी होता है कि भाई ये 10 कार्ड है, ये 7 का कार्ड है, ये 5 का कार्ड है, तो 2 से लेके 10 तक नंबरिंग चलती है। उसके बाद 11 12 13 वाला जो कार्ड है वहां नंबरिंग नहीं है, वहां पे आ जाता है जे क्यू एंड के। जे स्टैंड फॉर जैक एंड क्यू स्टैंड फॉर क्वीन एंड के स्टैंड फॉर किंग कार्ड, ऑल राइट। अब हर किसी के पास अपना जैक कार्ड होगा, हर किसी की अपनी क्वीन और हर उस क्वीन का किंग भी उसके पास मौजूद होगा, तो तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ उसके बाद स्पेड और क्लब भी होंगे, हाँ अच्छा ठीक। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें, एक तो आपको इन नाम्स का पता चल गया। अब देखिए हर सूट में एस कार्ड कितना होते हैं, एक होता है, एक टोटल कितने सूट हैं, 4, तो 52 कार्ड्स में कितने एस मौजूद होंगे, 4। 52 कार्ड्स में टोटल 4 एस कार्ड मौजूद होंगे, ये बात क्लियर हो गई। उसमें से रेड कितने होंगे, 2, ब्लैक कितने होंगे, 2, ये बात क्लियर। अब अगर आपसे कह दें find the probability that it's an ace card, 4 by, it's a red ace card, it's a spade ace card, 1 by 52, शाबाश, गुड, ऑल राइट। 2 से लेकर 10 तक के जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है नंबर कार्ड्स। 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग लिखी हुई होती है ना, तो इसे कहा जाता है नंबर कार्ड्स। अब एक सूट के पास कितने नंबर कार्ड्स हैं, 9। 2 से लेकर 10 तक एक सूट के पास कितने नंबर कार्ड हैं, 9। तो 52 कार्ड में कितने नंबर कार्ड हैं, 9 into 4 36। रेड के कितने नंबर कार्ड हैं, 18। ब्लैक के कितने नंबर कार्ड हैं, 18। डायमंड के कितने नंबर कार्ड हैं, 9। अब अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ ब्लैक नंबर कार्ड, 18 by 52। It's a diamond number card, 9 by 52। It's a number card, 36 by 50। Clear? All clear? Yes, sir. Good, शाबाश। फिर चलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। भाई हर किसी के पास एक ही जैक है, तो टोटल 4 जैक मौजूद है। हर किसी के पास एक क्वीन है अपनी अपनी, टोटल 4। हर किसी का अपना अपना किंग मौजूद है और टोटल 4 ही आपके पास किंग मौजूद है, ऑल राइट। 2 किंग रेड में, 2 किंग ब्लैक में, इसी तरह 2 क्वीन
रेड में, 2 क्वीन ब्लैक में। अब ये जो कार्ड्स हैं, अगर आपने कभी कार्ड्स देखे हो ना, इनके ऊपर पिक्चर बनी हुई होती है। आपको एक तस्वीर सी नजर आएगी, उस तस्वीर में आपको फेस नजर आ रहा होता है। अब देखें, इसीलिए वजह से इन कार्ड्स को, किन को, जैक, क्वीन और किंग, इन कार्ड्स को पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड कहा जाता है। आपको याद होगा कि जब बादशाहत का जमाना होता था तो फैसले बादशाह ही करता था, अदालतें उसी के पास लगती थी। उसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं हुआ करते थे, चीफ जस्टिस नहीं हुआ करते थे, वो खुद चीफ जस्टिस है। तो इस वजह से उसे ही कोर्ट कार्ड कहा जाता था। कोर्ट कार्ड, पिक्चर कार्ड, फेस कार्ड। इससे मुराद हमारे पास जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों शामिल हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, एक सूट के पास कितने फेस कार्ड हैं? 3। तो 52 कार्ड में कितने फेस कार्ड मौजूद होंगे? 12। कितने रेड पिक्चर कार्ड मौजूद हैं? 6। ऑलराइट। अब जरा आ जाओ इसकी प्रोबेबिलिटीज पे। कार्ड इज अ पिक्चर कार्ड, 12 by 52 is a diamond picture card, 3 by 52. It's a black face card, 6 by 52. शाबाश। क्या आप लोगों को कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई? कोई प्रोबेबिलिटी के हवाले से ना सिर्फ इतना था कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई होप कि इससे पहले चाहे आपने कार्ड देखे हैं नहीं, आपके को खेलना आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं। अब आप दोबारा से जब कार्ड देखेंगे तो एटलीस्ट आपको नाम भी आता होगा, आपको ये भी पता होगा इसमें कितने कार्ड मौजूद हैं। ऐसे ही है ना? तो हमारी स्टडीज से रेलेवेंट कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी ही थी। अब बेटा ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हम लोग चलते हैं थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, और इससे रेलेवेंट थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। आज के लेक्चर में हम लोग ना यही कॉइन्स, डाइसेस और कार्ड्स के बारे में ही प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चन अगर देखें तो इसको भी स्किप करें और आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सारा फोकस। हाँ जी, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन का आंसर करें, रेड कार। अच्छा, ये चीज मैं आपको कंफर्म, ये मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन में हम लोग लिख देते हैं। तो कैलकुलेटर को 26 by 52 बताओगे तो सिंप्लीफाई करके दे देगा 1/2, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 50%। वो डिपेंड करता है कि भाई हमसे जो सोल्यूशन मांगा गया वो किस तरह से है। अच्छा, फिर क्लब कार्ड की बात करें तो 13 by 52 शाबाश। वन ऑफ द कोर्ट कार्ड 12 by 52। आई होप कि ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब आ जाओ जरा भाई इधर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल आउटकम्स कितनी बन गई? 36 पढ़ी थी ना? और उसके लिए हम लोगों ने पूरा सैंपल स्पेस भी बनाया था, अपने पास वो सैंपल स्पेस रख देना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको भी उस सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वक्त के साथ साथ भी बगैर सैंपल स्पेस का हम लोग सोल्यूशन बता रहे हैं, तो अपने सामने वो सैंपल स्पेस रख लो 36 का जो आप लोगों ने बनाया था। अब देखिए, जैसे उसने कहा ना 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो भाई आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने डिनोमिनेटर 36 का रखना है। 2 डाइस के लिए 6 into 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस 36 का बन जाएगा। अब उसमें इन 36 आउटकम्स में से हमने बताना है ऐसी कौन सी आउटकम्स हैं जिनका सम 8 का, ऐसी कौन सी आउटकम्स हैं जिनका सम 8 होगा। अब आप लोग वैसे खुद से सोचें, भूल जा भी सैंपल स्पेस, ऐसी कौन सी आउटकम्स होंगी कि मैं 2 डाइसेस को रोल करूं और उन पे आने वाले डिजिट्स को अगर ऐड करूं तो आंसर 8 आ जाए।
सबसे पहले अब देखिए इसके लिए ना आप सिस्टमैटिक वे में चला करें। आप लोगों ने ना इधर उधर की आउटकम नहीं ढूंढनी, वरना सारे आउटकम का पता नहीं चलेगा। आप देखें क्या 0 आ सकता है? 0 नहीं आ सकता। क्या डाइस के ऊपर 1 आ सकता है? आ सकता है, लेकिन 1 के साथ क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए? क्या 7 आ सकता है? तो ये आउटकम्स नहीं बनेगी। फिर 1 से आगे अगला लीजिए 2, फिर देखो 2 अगर पहले डाइस पे आ जाए तो 8 बनाने के लिए दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए? पॉसिबल है, ये पहली आपके पास आउटकम है 2 एंड। अच्छा, जब पहली का पता चल जाए ना, अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में एक इंक्रीज करते जाओ, राइट हैंड साइड में एक डिक्रीज करते जाओ, आपको आउटकम का पता चल जाएगा। अब देखें नेक्स्ट आउटकम क्या हो जाएगी? 3 एंड 5। नेक्स्ट आउटकम क्या हो जाएगी? नेक्स्ट आउटकम अब देखो यहाँ पे 7 तो नहीं कर सकता, बस खत्म हो गई आउटकम। कितनी ऐसी आउटकम है जिनका सम 8 आ रहा है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/36, ऑप्शन ए। ऑलराइट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, जब 2 डाइसेस हो मिनिमम सम कितना हो सकता है? जब 2 डाइसेस हो मिनिमम सम कितना हो सकता है? तो कि दोनों डाइसेस के ऊपर 1 बना, तो मिनिमम सम 2 होगा। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12, के दोनों के ऊपर 6 आते हैं। मैक्सिमम सम 2 डाइसेस की सिचुएशन में 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सब? अब आपसे क्या पूछ रहा है? सम मोर देन 10 अपीयर्स। मोर देन 10 से मुराद 10 नहीं, 10 से ग्रेटर कौन कौन सा? 11, 12, 13, 14, ऐसा ना? नहीं, 13 होता ही नहीं है। अभी तो बताया कि मैक्सिमम 12। तो बेसिकली उसने आपसे पूछा ऐसी आउटकम बताओ जिनका सम 11 एंड 12। जैसे अभी उसने 8 का पूछा था, अब आपने सिर्फ 11 एंड 12। अब देखो 11 सम आपके पास कैसे आएगा? 5 एंड 6, 6 एंड। इन दो आउटकम के अलावा कोई ऐसी आउटकम नहीं है जिनका सम 11 होता हो। ऑलराइट, तो 12 के लिए सिर्फ एक ही आउटकम है और उसने आपसे ये दोनों पूछी, तो आंसर क्या बन जाएगा? अब देखो सिंपलीफाई करके 1/12 ये लिख दो, वो बात के मसले हैं। पहले पूरी फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। क्या आपको आउटकम्स की समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कहते हैं सम डिविजिबल बाय 4। हमारे पास सम कौन कौन से आते हैं? 2 से लेकर 12 तक। अब इस सम में देखो कौन से ऐसे सम हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं? 4, 8, 12। शाबाश, गुड। भाई 12 के लिए तो ये आउटकम आ गई। 8 के लिए अभी आप लोगों ने 5 आउटकम डिटरमिन की थी, क्या वो दोबारा लिखूं? पता चल गया ना कि यार 5 आउटकम। 4 के लिए देख लो कौन कौन सी आउटकम्स हैं। तो देखो 4 के लिए हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स आ जाएगी? सबसे पहले मुझे बताएं। 1 एंड, शाबाश। 2 एंड, 2, शाबाश। 3 एंड 1। कितनी आउटकम? तो इसके लिए 3 आउटकम्स हो गई, इसके लिए 1 आउटकम, इसके लिए। तो टोटल कितनी हमारी फेवर में कितनी आउटकम चली गई? तो आंसर क्या बन जाएगा इसके लिए? 9/36। ऑल राइट, ऑल राइट, गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्या कहता है? सम इज ऑड। अब बेटा टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 36। कोई नंबर या तो इवन होगा, इवन ना हुआ तो ऑड होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई और ऑप्शन अगर है भी सही, वो भी या तो इवन में से होगा या फिर ऑड में से, लेकिन बेसिकली कोई भी नंबर या तो इवन होता है, इवन नहीं है तो ऑड। ऑलराइट, तो बेटा टोटल आउटकम्स में से हाफ आउटकम्स इवन होती हैं, हाफ आउटकम्स ऑड। टोटल आउटकम्स कितनी है? 36। तो ऑड कितनी होगी? 18। तो आंसर क्या बन जाएगा? 18/36। अभी तक देखो मैंने आपको सैंपल स्पेस नहीं दिखाया,
उसके बावजूद आप मुझे आंसर बता दिए। यही काम आपने एग्जाम में करना है कि बगैर सैंपल स्पेस के आपको आंसर का पता होना चाहिए। अभी कुछ और क्लू या ट्रिक्स हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एटलीस्ट 1 6 अपीयर, तो भाई कम अज कम एक 6 आए। 2 डाइसिस में जब डीटी निकालनी हो तो हम लोग एक 6 की डिमांड कर रहे होते हैं, दूसरे पे चाहे जो मर्जी आ जाए। हाँ 2 6 आ जाए सोने पे सुहागा, इससे अच्छी और क्या बात हो। कहते हैं 2 6 भी आ जाए लेकिन कम अज कम एक 6 तो जरूर मौजूद। अब अगर इस सिचुएशन की बात करें, आपके ध्यान में कौन कौन सी आउटकम्स आ रही हैं? बस आप लोग खुद लूडो खेलते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आउटकम आपके माइंड में चल रही होंगी कि 1 and 6, तो फौरन आ जाएगा कि यार 6 and 1 भी हो सकता है। ओके, उसका उलट भी तो पॉसिबल है ना। फिर क्या करना है, 2 and 6 फौरन जहन में आ जाएगा, शाबाश 3 and शाबाश 6 and 4 and 6। तो देखो एटलीस्ट 1 6, अभी तक तो जितनी आउटकम लिखे उनमें सब में एक एक 6 है। नेक्स्ट 6 एंड लास्ट में क्या नीचे भी लिखो 6 एंड 6, तो फिर तो डुप्लीकेशन हो जानी है। ऑल राइट, तो ये वो एटलीस्ट अगर वो कहता है ना 1 6 अपीयर्स, तो फिर आंसर यहां तक था, फिर 6 and 6 नहीं आना था क्योंकि 2 6 आ गए। जब उसने कहा ना एटलीस्ट 1, तो मतलब दोनों भी एक्सेप्टेबल हैं, तब हम इस आउटकम को लेकर आ गए। तो देखो कितनी आउटकम्स बन रही हैं हमारे पास। इसका क्या आंसर बन जाएगा, 11/36। ऑल राइट। अच्छा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, कहते हैं 2 shown the same number, इसको डुप्लीट भी कहा जाता है। जैसे कौन कौन से, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, नहीं होता 6 तक। तो कितनी नंबर ऑफ आउटकम, 6/36। क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ऑल राइट, कोई मुश्किल इसमें, पक्का। नेक्स्ट कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, पहले हम लोग ऐड कर रहे थे तो कहता था कि डिविजिबल बाय 4। अब कहते हैं जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो डिविजिबल बाय 4 बन जाए। ऑल राइट, मिनिमम प्रोडक्ट कितना होगा, 1 into 1। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा, 36, 6 into 6। ऑल राइट। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट देखना है जो के डिविजिबल बाय 4। लास्ट वाली देखें, कहते हैं ऑड नंबर ऑन 1 die एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन एन। इसको समझने के लिए आप आ जाए जरा सैंपल स्पेस के ऊपर, ये चीजें वहां पर देखें। ये है आपके पास सैंपल स्पेस। अब इसमें ना कुछ जरा, अगर इसको इस तरह से बनाया जाए ना तब आपके लिए ज्यादा आसान है। इसी तरह से अगर आप बना के रखें भाई, अब आप लोगों ने कुछ ट्रिक्स इसमें याद रखनी है कि देखिए हमारे पास मिनिमम सम कितना आएगा, मिनिमम ये देखें, ये वो आउटकम है जिसका सम है 2, ये वो आउटकम है जिसका सम है 3, 2 + 1। ओके, इसका सम, तो ये सम इस तरह इंक्रीज होता जाता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 2 से लेके 12 तक पहुंच नहीं गया। ये बात क्लियर। अच्छा, अब ये तो वो था ना सम, अब देखते हैं इसकी आउटकम। आउटकम्स के लिए ना आपने इसको डायगोनल वे में देखना है। मतलब यहाँ पे देखो ये इस तरह, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये वाली वो सारी आउटकम जिनका सम है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखें,
ये देखिए, क्या आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब पता चल गया। सपोज 6 की बात करूं ना, तो ये वो सारी आउटकम जिनका सम 6 है। अगर सपोज मैं 8 की बात करता हूं, तो ये वो सारी आउटकम्स हैं जिनका सम 8 है। ऑलराइट, अब जैसे मुझे तो चाहिए ना नंबर ऑफ आउटकम, तो देखो आउटकम 1 2 3 4 5 6 तक ये इसी तरह से इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, अब देखो, अब इजीली पता चल जाता है कि भाई अगर सम 2 है तो एक आउटकम, सम 3 है तो 2 आउटकम, सम 4 है तो 3 आउटकम, सम 5 है तो 4 आउटकम, सम 6 है तो 5 आउटकम, सम 7 है तो 6 आउटकम, 6 से ज्यादा नहीं। अब सम इंक्रीज होता जाएगा, आउटकम डिक्रीज होती जाएगी। 8 है तो 5, 9 है तो 4, 10 है तो 3, 11 है तो 2, 12 है तो 8। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा, अब यहाँ पे और सुने, ये ऐसे समझ ले जैसे भाई ये किस्म का मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है आउटकम्स का। ऑलराइट, ये जो यहां से ये वाला डायगोनल है ना, अब इसमें टोटल 36 है हमारे पास आउटकम। ये जो डायगोनल मैंने खींचा, इसका सम 7 और इसकी आउटकम्स 6 है। ये बात समझ आ गई है? अब ऐसा नहीं है जैसे यार इसने इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल इसमें कितनी आउटकम थी, उसमें से 6 आउटकम इसके पास आ गई, बाकी कितनी रह गई? 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसके पास भी 15, इसके पास भी 15। 15 इस डायगोनल से ऊपर, 15 इस डायगोनल से नीचे, और 56 इस डायगोनल के ऊपर, टोटल 36 हो गए। ये बात क्लियर? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि 2 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7, तो 6/36। बात क्लियर? अगर आपसे कहे सम इज लेस देन 7, तो बेटा इससे पहले सम लेस देन होता है 15/36। सम इज मोर देन 7, 15/30। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर 7 को भी शामिल कर दे कि सम इज एट लीस्ट 7, तो एट लीस्ट के लिए मतलब 7 और उससे ग्रेटर, 7 से ग्रेटर वाली 15, 7 वाली 6, 21/36। सम इज एट मोस्ट 7, 21/36। ऑलराइट, ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? गुड। ये थोड़ी सी इसमें मतलब ये ट्रिक्स थी कि अगर 7 से कम, 7 से ज्यादा, एट लीस्ट 7 एंड एट मोस्ट 7, तो आप लोग क्विकली उसे आंसर करके दे सकते हैं कि इसका आंसर ये है हमारे पास। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, आप इसको हम लोग रेज करते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया था? मल्टीपल ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। शाबाश, आ जाओ फिर डिविजिबल बाय 4 को देखते हैं। यार अगर 4 के डिविजिबल्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है भाई जिसमें 4 शामिल है, ये सारे इन सब का सम डिविजिबल, सॉरी इन सब का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो यहां से ये भी, तो यहाँ पे ये जो 4 एंड 4 आ रहा है ना, इसको फिर एक मर्तबा काउंट करना है, डुप्लीकेशन नहीं कर देनी आप लोग। तो ये 11 तो कंफर्म हो गई है। बाकियों में से देख लो, जैसा कि देखो इधर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से भी कोई नहीं है। 2 and 2, 2 into 2 4 है, डिविजिबल बाय 4। ये एक्स्ट्रा एक मिल गई। 2 6 नहीं हो सकता, 6 and 2
ऐड नहीं करना, प्रोडक्ट लेना है। ओके, फिर 3 में से कोई लाइन नहीं आ सकती, 4 हम वैसे सिलेक्ट कर चुके हैं, 5 में से भी ऐसा कोई नहीं आने वाली। ओके, लेकिन 6 में देखें 6 and 6, 11 ये हो गई, 4 ये, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना जी। 15/36 ये आपके पास आंसर बन जाएगा जी। किसी को कोई इशू? ये बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई? ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट आपके पास क्या था? दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा था? एक ऑड हो, दूसरा डिविजिबल बाय 3 हो। ऑड नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 ऑन एन अदर डाई। अच्छा बेटा, ये नहीं है कि पहले पे ही ऑड और दूसरे पे डिविजिबल बाय 3 हो, ये नहीं है। मतलब किसी एक डाइस के ऊपर ऑड नंबर और दूसरे के ऊपर, दूसरे से मुराद सेकंड वाला नहीं, बस दोनों में से कोई एक दूसरा, उसके ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 हो। अब इसके लिए जब हम लोग सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे तो आप लोग देखें, सबसे पहले ये 1 as an odd number, 3 as a multiple of 3। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें इसकी, 1 as an odd number, 6 multiple of 3। क्लियर? अच्छा, फिर अगर हम लोग देखो 2 में तो हमारे पास एज सच कोई नंबर नहीं आने वाला। 3 and 1, 3 as a multiple of 3 and 1 as an odd number। 3 and 3 odd and multiple of 3, 3 and 5, 3 and 6। अब 6 multiple of 3, 3 as an odd number। क्लियर? अच्छा, फिर 4 वाली लाइन में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। 5 and 3, 5 and 6 and 1, 6 and 6 and, तो देखो ये कितने हो गए? 11/36। ऑल राइट। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है सैंपल स्पेस की, लेकिन आपके एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको सैंपल स्पेस की जरूरत है नहीं। मैंने प्रैक्टिस में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन दिया हुए थे कि आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचें। जब आप इधर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाद में आपको सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अब जैसे उसने कहा था एटलीस्ट 1 6 ऑन एंड डाई, एटलीस्ट 1 6। अब उसके लिए अगर आप लोग देखें तो बेटा ये सारी की सारी आउटकम्स और यहां से ये सारी की सारी आउटकम्स, एटलीस्ट 1। अब इसमें देखो ये, तो ये टोटल 11/36 आपके पास हो गई। ओके हो गई बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? क्या प्रोबेबिलिटीज की समझ आ रही है आप सब बच्चों को? गुड। क्या इंटरेस्टिंग नहीं है ये टॉपिक? पूरी प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अब इसी तरह से हम लोग जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं तो हम लोग आगे आगे इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके, आई होप कि आपको समझ भी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब यहां पर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें जरा, इसको अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा, अक्सर ऐसा होगा कि आपको एक रेंज बता दी जाएगी, जरूरी नहीं वो रेंज 1 से स्टार्ट हो, एक रेंज ऑफ नंबर्स बता दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कुछ भी कंडीशन। जैसे इसने कहा कि भाई आपके पास बस 100 इंटीजर्स हैं, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 7 है। दूसरे में कहता है नॉट डिविजिबल बाय 7। बेटा या तो कोई नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा या नहीं होगा।
ओके अब हमें इतनी बड़ी रेंज में से कैसे पता चलेगा कि डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है? भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं टेबल उठा के बैठ जाऊं 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21, ये नहीं करना हम लोगों ने। ओके हम लोगों ने क्या करना है, हम रेंज की मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे और इसको डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, और यहां से देखो क्या वैल्यू आ जाती है डिवाइडेड बाय 7। तो ये देखो पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोगों ने होल नंबर्स देखने हैं डिविजिबल बाय 7। तो अगर ये वो 14 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 7 है, ऑलराइट, और ये लास्ट नंबर कौन सा होगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 98 लास्ट वाला डिविजिबल बाय 7 नंबर होगा। अगर 15 करते तो 105 बन जाता, रेंज के बाहर चला जाता। तो आउट ऑफ 100 14 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 14 बाय 100, क्योंकि टोटल डिजिट्स 100 है मेरे पास, इनमें से मैंने 14 सिलेक्ट किए हैं 0.14। ऑलराइट, तो अगर नॉट डिविजिबल बाय 7 है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0. या आपको पता है 100 में से 14 नंबर डिविजिबल बाय 7 है, तो 86 नॉट डिविजिबल बाय 7, 86 बाय 100। ऑलराइट, एनी इशू? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।